Hello everyone and welcome you in our YouTube channel You Teach Feel the Difference Here। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए किस किस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं आज इस वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए सबसे पहला जो टूल है वो आपका है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है कि डीएनए की स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या करता है, कट करता है। ठीक है, तो पहला टूल तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा टूल हो गया लाइगेस एंजाइम। ठीक है, लाइगेस एंजाइम क्या करता है कि आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या नाम है डीएनए को कट कर दिया। ठीक है, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए को और कट कर दिया। ठीक है, तो आपके पास दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आ गए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, तो इसको आपस में क्या करना है कि जोड़ना है। ठीक है, इस डीएनए की सीक्वेंस को क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो डीएनए लाइगेस की मदद से आप क्या करोगे, इसको दोनों को जोड़ पाइएगा। ठीक है, तब जाके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन पाएगा। ठीक है, फिर और क्या चाहिए? ठीक है, आपको एक वेक्टर चाहिए। ठीक है, वेक्टर क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। ठीक है, ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, जो स्पेसिफिक जीन आपने उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया है वो क्या करेगा, उसकी कॉपी बनाएगा। ठीक है, कॉपी बनाने के लिए इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए एक एंजाइम चाहिए। ठीक है, वो कौन सा एंजाइम है, वो है पॉलीमरेज एंजाइम। क्या है? पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, रेप्लिकेशन में मदद करता है। ठीक है, और आपके पास कोई प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, और उस किसी जीन को अगर किसी के अंदर इंट्रोड्यूस कराना है तो एक होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या क्या है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि एक तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होनी चाहिए। एंजाइम बेसिकली क्या करता है कि स्पेसिफिक डीएनए की सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है, उससे कट करता है। ठीक है, कट करने के बाद ठीक है, और उसके बाद हमें डीएनए लाइगेस की जरूरत होगी। लाइगेस क्या करेगा, डिफरेंट डीएनए को आपस में जोड़ेगा और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देगा। ठीक है, बना दिया। ठीक है, आपको एक वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। वेक्टर क्यों चाहिए? वेक्टर हमें रेप्लिकेशन के लिए चाहिए, और रेप्लिकेशन में एक एंजाइम मदद करता है, उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, रेप्लिकेशन मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए एक स्पेसिफिक जीन की मदद करता है। ठीक है, फिर इसके बाद एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है। होस्ट ऑर्गेनिज्म की जरूरत इसलिए पड़ती है कि किसी जीन को किसी के अंदर इंट्रोड्यूस कराना है, तो इसीलिए एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हर एक चीज को हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम क्या नाम है, मोलिकुलर सीजर भी बोलते हैं। ठीक है, तो मोलिकुलर सीजर बोलने के पीछे वजह यह है कि ये क्या करता है कि डीएनए की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या करता है, कट करता है। इसीलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम नाम देते हैं मोलिकुलर सीजर। ठीक है, ताकि वो डीएनए की स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट कर रहा है। ठीक है, और फिर बात करते हैं कि ये क्या है। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये क्या है, एक तरीके का एंजाइम है। क्या है ये? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक तरीके का एंजाइम है। और ये कौन सी क्लास का एंजाइम है? तो क्लास का एंजाइम है न्यूक्लियस क्लास का एंजाइम है। जैसे कि एस जहां लगा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो एंजाइम है। ठीक है, और ये किसको डाइजेस्ट कर रहा है या किसको कट कर रहा है, तो वो कर रहा है न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, जैसे डीएनए या आरएनए। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मोस्टली 99% केस में हम जेनेटिक मटेरियल को डीएनए ही मान के चलेंगे। तो क्या कर रहा है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो क्या करता है, एक तरीके का क्या है, एंजाइम है, और वो क्या करता है कि डीएनए की सीक्वेंस को कट करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है। एक होता है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, और एक होता है एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, एक्सो का मतलब होता है एंड। ठीक है, यानी ये क्या करता है, डीएनए के एंड से अगर कट कर रहा है तो ऐसे एंजाइम को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, और जो डीएनए के सेंटर से या विद इन द न्यूक्लियस कट कर रहा है उसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है और ये क्या नाम है, कितने तरीके के होते हैं, और इनका काम समझ में आ गया आपको। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है
कि जो डीएनए सीक्वेंस होता है ना, ठीक है, तो कट करता है कैसे, उसको सबसे पहले एक रिकॉग्नाइज सीक्वेंस होता है हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, ठीक है, चाहे वो एक्सोन्यूक्लियस हो या एंडोन्यूक्लियस हो, वो क्या नाम है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से ही आइडेंटिफाई करेगा और उसी को कट करेगा। डीएनए में सबसे पहले वो जाएगा और देखेगा कि मैं किस सीक्वेंस को कट लगा सकता हूँ, मेरा क्या रिकॉग्नाइज सीक्वेंस है। रिकॉग्नाइज सीक्वेंस का मतलब होता है कि जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है उसके अंदर बहुत सारे क्या नाम है बॉन्ड पेयर की सीक्वेंस होती है, ठीक है। तो हर एक क्या नाम है जो आपका एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एक स्पेसिफिक क्या नाम है बेस पेयर को आइडेंटिफाई करता है और उसी को कट करता है। तो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या होता है, वो होता है रिकॉग्नाइज सीक्वेंस, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है, फिर कट लगाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने की क्या बात है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो तो भाई अपना पहले क्या नाम है अपना जो बेस पेयर है उसको आइडेंटिफाई कर लिया, स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन उसकी दूसरी बात ये होती है कि ये वहीं कट लगाएगा अगर उस डीएनए का क्या हो, पैलिड्रोम हो, ठीक है, पैलिड्रोमिक सीक्वेंस हो, ठीक है। पैलिड्रोम का मतलब क्या होता है कि ऐसा वर्ड, ठीक है, जिसको आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ो या बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ो, ठीक है, तो उस वर्ड की वो वर्ड क्या नाम है सेम हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको मलयालम लिखा हो रहा होगा, दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ रहे हो तो मलयालम आ रहा है, ठीक है, या आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ रहे हो तब भी मलयालम आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा वर्ड, ठीक है, जिसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ो या बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ो तो जो उसका रीड करने का तरीका है वो सेम है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मलयालम, चाहे इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ो या बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ो, वो एक ही तरीके से रीड हो रहा है मलयालम, ठीक है। उसी तरीके से आपके डीएनए के पास क्या होता है, एक पैलिड्रोमिक सीक्वेंस होता है जिसको आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़िए या क्या नाम है इसको बैकवर्ड में 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़िए, तो उसका जो सीक्वेंस होता है, रीड करने का तरीका होता है वो सेम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक डीएनए की सीक्वेंस में अगर ये बेस पेयर लिखा हुआ है तो अगर इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर आप पढ़ रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो क्या लिखा हुआ है, GAATTC, ठीक है, और इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर 5 प्राइम टू 3 पढ़ रहे हो तो GAATTC। तो ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या नाम है अगर कट लगा रहा है तो सबसे पहले वो क्या देखेगा, अपना रिकॉग्नाइज सीक्वेंस, ठीक है, रिकॉग्नाइज सीक्वेंस आइडेंटिफाई करेगा फिर कट लगाएगा, ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको यह बता दी कि जो एंडोन्यूक्लियस होता है उसकी एक शर्त होती है कि वो वहीं क्या नाम है कट लगाएगा अगर उस रिकॉग्नाइज सीक्वेंस का पैलिड्रोमिक सीक्वेंस हो। और पैलिड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है कि अगर आप इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में रीड कर रहे हो, अगर वो सेम रीड हो रहा है तो इसका मतलब वो पैलिड्रोमिक सीक्वेंस है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है, ये कितने तरीके के होते हैं और इनका काम करने का क्या तरीका है, ठीक है। इसके आगे हम बताएंगे आपको डिटेल में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, ठीक है। तो अभी इतना है, अभी पढ़ेंगे इसके आगे कि जो आपके क्या नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं उसका नेमिंग कैसे की जाती है, ठीक है, और फर्स्ट क्या नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन है, ठीक है, ये अभी पढ़ते हैं, ठीक है। जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो था हिंड सेकेंड, ठीक है। जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो था हिंड सेकेंड, जिसको आइसोलेट किया या जिसको आइडेंटिफाई किया किसने, उसका नाम है आपका स्मिथ, विलकॉक्स एंड कैरी, ठीक है। जो दो साइंटिस्ट है स्मिथ, विलकॉक्स एंड कैरी, 1968 में इन्होंने क्या किया था कि एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को कट करने वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइडेंटिफाई किया। वो था कौन, हिंड सेकेंड, ठीक है। और ये हिंड सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, ये क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में। तो आप कहना कि जो हिंड सेकेंड था और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, क्या था, एंडोन्यूक्लियस, यानी ये विद इन द डीएनए क्या करता था, सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता था और उसे कट करता था। तो जो पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका नाम है हिंड सेकेंड और ये क्या है, ये बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो डीएनए की सेंटर से या विद इन द डीएनए कट करता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को, ठीक है। फिर इसके बाद क्या नाम है, हम ये समझते हैं कि क्या नाम है जो रेस्ट्रिक्शन
एंजाइम के बारे में तो समझ लिया कि पहला कौन था, ठीक है। अब ये समझते हैं कि जो इसके अलावा हिंड सेकंड के अलावा हमारे पास क्या नाम है, काफ़ी सारे और क्या नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास करीबन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और है। कितने? करीबन 900 रेस्ट्रिक्शन और है, किसके अलावा? हिंड सेकंड के अलावा। और उसको कहाँ से लिया गया है? वो आपको लिया गया स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से हमने 900 करीब 900 क्या नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइडेंटिफाई कर रखा है, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि ये जो 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको कट करते हैं। जैसे कि मैंने अब बता रखा है कि जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है उसको रिकॉग्नाइज सीक्वेंस कहते हैं, और उसे आइडेंटिफाई करता है कौन? आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसे कट करता है, ठीक है। तो अभी हमने ये समझा कि रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम था वो सबसे पहला था हिंड सेकेंड बेसिकली क्या था? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। उसको किसने आइडेंटिफाई किया? स्मिथ, विल्कॉक्स और कैरी ने किया। कब किया? 1968 को किया। इसके अलावा हमारे पास करीबन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और है, ठीक है, जिसको कहाँ से लिया गया है? 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से लिया गया है। और हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक बेस पेयर की सीक्वेंस होता है, उसी को आइडेंटिफाई करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और उसी में कट करता है, ठीक है। फिर अब समझते हैं कि नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है। अब बात करते हैं नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है उसको नाम कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आपको पता है कि इको RI, ठीक है, ये क्या है? ये आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। तो इसका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसको नाम कैसे देने का क्या तरीका है? तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि इसका जो पहला वर्ड है E, ठीक है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका जीनस नेम। क्या करता है? जीनस के नेम को, ठीक है। और जो इसके बाद, ठीक है, जो दो लेटर है C और O, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पीसीज के नेम। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्पीसीज के नेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। E के बाद दो लेटर है C और O, ये बेसिकली स्पीसीज के नेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर इसके बाद आप ये R देख रहे होगे, ठीक है, ये कैपिटल R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कैपिटल R रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। क्या कर रहा है? स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। यानी ये जो आपका बैक्टीरिया होगा उस बैक्टीरिया का कौन सा स्ट्रेन होगा, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है। और जो इसके बाद जो रोमन नेम है, ये रोमन नेम दर्शाता है ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, यानी डिस्कवरी का ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ठीक है, ठीक है। तो देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं उसका नाम देने का तरीका क्या होता है? उसका नाम देने का तरीका ये होता है कि जो उसका जो पहला वर्ड जो कैपिटल होता है वो हमें बताता है उसका जीनस का नेम, ठीक है। और जो इसके बाद दो वर्ड होते हैं, स्मॉल जो वर्ड होते हैं, वो दर्शाता है उसकी स्पीसीज के नेम, ठीक है। फिर इसके बाद जो ये कैपिटल R है ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन, ठीक है, यानी कोई बैक्टीरिया है उसका कौन सा स्ट्रेन है, ठीक है। और इसके बाद जो ये रोमन नेम है, जैसे कि 1 लिखा है रोमन नंबर में 1, ये बताता है कि ये जो स्ट्रेन है उस स्ट्रेन से जो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बना है वो कौन से नंबर से बना हुआ है, ठीक है। यानी मान लो कोई स्ट्रेन है, उस स्ट्रेन से जो आइडेंटिफाई होने वाला ये पहला है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, दूसरा है ये उस ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को बताता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि इको RI है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे जो कैपिटल E है ये बता रहा है कि ये इस्रेशिया क्या है? जीनस का नाम है, ठीक है। और जो CO है वो क्या है? स्पीसीज का नाम है। क्या है? इस्रेशिया जो है वो आपके जीनस का नाम है, और जो आपका कोली है वो क्या नाम है? स्पीसीज का नाम है, ठीक है। और ये इसके बाद क्या है? कैपिटल R कहां से आया? ये आया आपके स्ट्रेन से। किससे आया? स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से आया, ठीक है। और जो 1 लिखा हुआ है, रोमन नंबर 1 लिखा हुआ है, ये बेसिकली बताता है कि ये इस स्ट्रेन से आइडेंटिफाई होने वाला
पहला रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है वो कौन है, वो है EcoRI। समझ में आ गया। तो EcoRI का जो नाम देने का तरीका है, जो इसका पहला वर्ड दर्शाता है जीनस के नेम को, और इसके बाद दो स्मॉल लेटर होते हैं वो दर्शाता है स्पीसीज के नेम को, और इसके बाद जो कैपिटल वर्ड होता है वो दर्शाता है स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया के, यानी बैक्टीरिया के कौन से स्ट्रेन से ये बना गया है, और ऑर्डर बताता है कि इसकी जो डिस्कवरी हुई है उस स्ट्रेन से कितने नंबर पे हुई है। उस अगर क्या नाम है, मान लो कि ये आपका स्ट्रेन है, उस स्ट्रेन से आइडेंटिफाई होने वाला ये पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। उसी तरीके से EcoR सेकेंड जो ये बताता है कि ये कैपिटल वर्ड बताता है कि इस्रेसिया यानी जीनस नेम, और CO बताता है ये स्पीसीज नेम, और जो कैपिटल R बताता है स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। कौन सा स्ट्रेन है, R245, यानी यहाँ पे हमने इसका R ले लिया और R लिख दिया, और सेकेंड ये बताता है कि ये इस स्ट्रेन से सेकेंड नंबर पे आइडेंटिफाई हुआ है। ठीक है, तो आज हम ये बस इतना ही केवल समझेंगे। आज हमने ये समझा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता क्या है, कितने तरीके के होते हैं, और इनका नाम देने का क्या तरीका है, नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे दिया जाता है, उसको हमने इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, अगर हल्की सी भी समझ में ना आ रही हो, अगर कोई क्वेश्चन आए, कोई डाउट आए, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वरना हमारे पास काफ़ी सारे ऑफिशियल चीज़ें हैं, जैसे व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। ठीक है, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो, आप वहाँ जाके कुछ भी आस्क कर सकते हैं रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए।